एवरीवन। आज हम लोग गेट 2014 में सेट 2 के जो डिजिटल सर्किट्स के क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फॉर एन वेरिएबल बूलियन फंक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछा है कि अपने पास एन वेरिएबल बूलियन फंक्शन अगर है तो मुझे इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होगा, ये अपने को पता करना है। और ऑप्शंस ये दे रखे हैं, 2 ब्रैकेट n माइनस वन, n बाई टू, टू टू पावर n एंड टू टू पावर n माइनस वन। तो पहले तो ये पता करते हैं कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स होता क्या है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कैसे कोई एक के मैप दे रखा है, सपोज ये टू वेरिएबल्स का, इधर ए एंड बी है तो इसका 0 1, तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स उसको बोलेंगे कि वो वाले वंस इस के मैप में जो एडजेसेंट तो हो एक दूसरे से, लेकिन उनकी ग्रुपिंग तो नहीं हो पाएगी इस तरह से। तो जो एडजेसेंट हो और उनका ग्रुप आपस में नहीं बन पाए तो उनको लेना भी जरूरी, क्योंकि अपने को फंक्शन बनाना है, तो ऐसे को प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलेंगे। अब ऐसा देखिए, 3 वेरिएबल के लिए क्या बनेगा। अगर मैं 3 वेरिएबल के बनाना चाहूँ तो अपने पास 3 वेरिएबल यानी 8 कॉम्बिनेशन, तो 1 1 1 और 1 जो एक दूसरे से एडजेसेंट है और इनका डायरेक्टली ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो उनको लेना भी जरूरी होता है, तो उनको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सिमिलरली अगर मैं 4 वेरिएबल्स का आपको ड्रॉ करके बताऊं तो उसमें 16 कॉम्बिनेशन होंगे और उसी में सेम 1 1 1 1 देन 1 1 1 एंड 1 कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर इस तरह से आपके पास वंस का या अवेलेबल हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हो सकते हैं। तो चेक कर लो, आपके पास ये 2 वेरिएबल्स था, 2 वेरिएबल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स 2 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 वेरिएबल्स में कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 यानी 4 वेरिएबल्स में कितना आता है, 1 2 3 4 एंड 4 8। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो 2 4 और 8 ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो इसको मेरे को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो 2 यानी n इज इक्वल टू 2 था तो मेरे पास आ रहा है 2, n इज इक्वल टू 3 है तो मेरे पास आ रहा है 4, और n इज इक्वल टू 4 है तो मेरे पास आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसा आप समझ सकते हैं कि n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, अगर मैं 2 टू पावर इसमें से रख के देखें, 2 ब्रैकेट n माइनस वन करने पर होता है क्या, तो n की वैल्यू 2 रखी है यहाँ पे, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वन 1 यानी 2 हो रहा है। 3 रख के देखिए, 3 माइनस वन 2 इंटू 2 4 वो भी हो रहा है। और n इज इक्वल टू 4, 4 माइनस वन 3 इंटू 2 6, ये नहीं बैठ रहा क्योंकि अपने पास 8 है। तो इस तरह से रख के देखते हैं, n बाई 2 करके देखते हैं तो बिल्कुल ही नहीं, 3 बाई 2 होना है तो वो 4 तो बैठेगा ही नहीं। 2 टू पावर n रख के देखते हैं तो 2 टू पावर 2 4 होता है, और जबकि n इज इक्वल टू 2 के लिए अपने पास नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स 2 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं। अब d होना चाहिए 2 टू पावर n माइनस वन, ये कैसे निकालते हैं, तो 2 टू पावर n माइनस वन करके देखते हैं, 2 टू पावर n माइनस वन फॉर n इज इक्वल टू, सीधा 4 के लिए देख लीजिए, 4 माइनस वन 3, तो 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यस इट सेटिस्फाइज। सिमिलरली 3 के लिए 3 माइनस वन 2, 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ये सेट होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स अगर आप देखना चाहेंगे n वेरिएबल के लिए तो वो आएगा 2 टू पावर n माइनस वन, ये इसका जवाब होगा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 1856357 इन पैक्ड बीसीडी, बीसीडी मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म इज। पूछा है उन्होंने नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड। देखो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ, और पहले पैक्ड बीसीडी का मतलब भी देख लेना। तो बाइट्स का मतलब ये होता है 8 बिट्स, और जब पैक्ड बीसीडी की बात करेंगे तो उसमें 4 + 4 मतलब 4 बिट्स को बोलते हैं एक निब्बल, और 2 निब्बल से आपको रिप्रेजेंट करना होता है एक बाइट को। तो यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में आप अगर 4 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 निबल्स बन जाएगी, उसी को पैक्ड बीसीडी बोलते हैं।
तो 2 निबल से आपको एक बाइट को रिप्रेजेंट करना है या करना होता है, उसे अपन पे एक बीसीडी फॉर्मेट बोलते हैं। कैसे? तो 0 से 7 तक अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मतलब 8 बिट्स को, तो 7 से मैं 4 तक एक को लिखूंगा और 3 से लेकर 0 तक दूसरे को लिखूंगा। कहने का मतलब ये 7 to 4 एंड 3 to 0, तो 0 1 2 3 4 बिट्स, 4 5 6 7 अनदर 4 बिट्स। तो ये एक पॉइंट यानी 0 से 3 जो है ये एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज यहाँ पे 7 है, तो 7 को मैं 4 बिट्स में कैसे लिखूंगा? 0 1 1। 5 को लिखूंगा 0 1 0 1। तो ये दोनों मिलके एक बाइट हुआ। तो पूछा अपने को बाइट्स ही है, तो अपन चेक कर लेंगे इसे। तो 1 8 5 6 3 5 7, सिंपल है। ये 4 बिट से रिप्रेजेंट होगा, ये भी 4 से रिप्रेजेंट होगा। तो 4 + 4 कितना हुआ? 8 बिट्स, और 8 बिट्स मतलब एक बाइट। तो इन दोनों के लिए तो एक बाइट हुई, सिमिलरली इन दोनों के लिए भी एक बाइट हुई, और 5 और 8 के लिए भी एक बाइट हुई। अब पीछे बच गया एक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको आगे पुटअप 0 कर देंगे, तो ये दोनों मिलके भी एक बाइट होगी। तो 1 2 3 4 बाइट्स रिक्वायर्ड है। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। ठीक, वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ बाइट्स पूछा था 1856357 में। अपने पास जो डेसिमल में डिजिट दे रखा है उसको अपने को बाइनरी में कन्वर्ट इन 4 बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। यानी 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं, 2 निबल का 1 बाइट होता है। ठीक, तो 7 को 0 1 1 1 इस तरह से लिखा। सिमिलरली 5 को 0 1 0 1, 3 को 0 0 1 1, इस तरह से सबको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के बाद 8 बिट्स का एक एक सेट बनाया, तो उसको अपन बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी दो दो डिजिट को अपन इस तरह से कंबाइंड करेंगे जो कि एक एक बाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। उन सबको जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा दैट इज अवर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। द in a half subtractor circuit with x and y as inputs, the borrow m and difference n is equals to x minus y are given by। तो अपने पास हाफ सब्ट्रैक्टर का एक सर्किट है, उसके x और y इनपुट्स हैं, अपने को m और n का फंक्शन निकालना है, कैसे काम करता है। तो पहले बना देते हैं x और y के लिए। ये x और ये y 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मुझे बोरो m को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब x माइनस वाई को। ठीक है, तो x माइनस वाई करूंगा, 0 माइनस 0, तो डिफरेंस 0, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 माइनस 1 करने पर मुझे बोरो लेना पड़ेगा। बोरो मेरे को मिलेगा क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, तो 1 बोरो आया, तो 1 0 माना है 2 माइनस 1 यानी 1, तो डिफरेंस आया 1। ठीक, इसको ऐसा समझ लो जो आपने 1 बोरो लिया है, तो 1 0 इज इन बाइनरी फॉर्मेट इज नथिंग बट 2 इन डेसिमल फॉर्मेट। तो 2 माइनस 1 इन डेसिमल, तो 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 1। 1 माइनस 0 बोरो लेने की जरूरत नहीं, डिफरेंस 1। 1 माइनस 1 नो बोरो, डिफरेंस इज 0। बस सिंपल m और n का फंक्शन लिखना है अपने को। n का अगर फंक्शन बनाना चाहे तो क्या होगा देख लीजिए। ये दो सिमिलर इनपुट में आउटपुट 0 दे रहा है, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये सिंपल एक्सॉर का गेट हो गया, यानी एक्सॉर का लॉजिक फंक्शन हो गया। तो n इज सिंपली x और y। ठीक, यानी x बार y प्लस एक्स वाई बार, इस तरह से भी लिख सकते हैं। m के लिए क्या फंक्शन बनेगा? केवल एक पे 1 है, यानी कहाँ पे 1 है? दैट इज x बार y पे। तो x बार y m के लिए और n इज इक्वल टू x और y, आंसर इज c। m इज इक्वल टू x और y, n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x बार y, सॉरी, m इज इक्वल टू x बार y, n इज इक्वल टू x और y, दैट इज द आंसर। 1 मार्क्स का सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट से ये सवाल था। इन द सर्किट शोवन, ये सर्किट दे रखा है जिसमें दो डी फ्लिप फ्लॉप लगा रखे हैं और सिंक्रोनियस है, यानी दोनों की क्लॉक पल्स सेम जा रही है। अब अगर अपन आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखेंगे आउटपुट जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है।
एक सर्किट दे रखा है जिसमें दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्सेस एक साथ जा रही है और x1 और x2 इनके इनपुट्स हैं। दोनों के आउटपुट एक एंड फंक्शन के थ्रू कंबाइंड होकर आउटपुट दे रहे हैं, उस आउटपुट का नाम है y। ठीक, तो मुझे ये पूछा है कि इन द सर्किट शोन चूज करेक्ट टाइमिंग डायग्राम ऑफ द आउटपुट y फ्रॉम द गिवन वेवफॉर्म्स W1 W2 W3 W4। यानी W1 से W4 तक डिफरेंट वेवफॉर्म्स दे रखी है जो कि शो कर रही है टाइमिंग डायग्राम को आउटपुट y के लिए। यानी ये वाली अपने पास आउटपुट y को शो कर रही है। तो मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो गिवन इनपुट्स हैं उसके लिए कौन सी वेवफॉर्म्स W1 से 4 में बीच में कौन सी सेट होती है। तो W1 से 4 के बीच में 4 वेवफॉर्म्स आंसर दे रखे हैं, x1 x2 के इनपुट्स भी वेवफॉर्म्स में दे रखे हैं। ठीक है, पहले सर्किट पे नजर डाल देते हैं। पहले तो ये ध्यान दीजिए ये सर्किट की क्लॉक कैसी है। सर्किट की क्लॉक है बबल्ड, मतलब नेगेटिव क्लॉक पल्स पे ये सर्किट एक्टिव होगा, उसके अलावा उससे आपको कोई मतलब ही नहीं। यानी जब नेगेटिव पल्स आएगी तब क्या होगा, तब जो प्रेजेंट इनपुट होगा वो आउटपुट में शिफ्ट होगा। डी फ्लिप फ्लॉप यही होता है, डिले प्रोवाइड करता है। तो आप बिना सोचे केवल नेगेटिव क्लॉक पल्स को पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिव क्लॉक पल्स आने पर ही डी पे जो प्रेजेंट इनपुट होगा वो शिफ्ट होगा आउटपुट, राइट। और फिर ये दोनों कंबाइंड होके यानी एंड गेट है, तो आउटपुट 1 अगर होगा इसका मतलब दोनों पे इनपुट 1 1 है, और किसी भी एक पे इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, अपने पास क्लॉक पल्स दे रखी है, नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन इस क्लॉक पल्स पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बबल देके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है। तो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव आती है इसको अपन पॉजिटिव बोलते हैं, जब ये वापस डाउनफॉल जाती है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक इसी तरह से ये डाउनफॉल और ये डाउनफॉल और ये वापस डाउनफॉल, तो जहाँ पे मैंने टिक मार्क किए हैं वो क्लॉक पल्सेस पे ये सर्किट एक्टिव होगा, राइट। x1 और x2 इसके इनपुट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ तक 0 फिर वापस 1 0 इस तरह से डिफरेंट वोल्टेज लेवल दे रखे हैं। अब चेक करते हैं क्या W1 सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। पहले नेगेटिव पल्स देखा, नेगेटिव पल्स पे एट अ पॉइंट x की वैल्यू क्या है 0 और x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 ही है। ठीक, तो 0 आउटपुट में गया तो Q दोनों की जगह Q की वैल्यूज दे रखी है, तो मैं आपको सुविधा के लिए 1 1 कर देता हूँ, 1 एंड 2 और Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। 0 इंटू 0 आउटपुट को शो करेगा, दैट इज y। और y भी क्या होगा, एंड गेट का ऑपरेशन है तो 0 इंटू 0। तो W1 भी 0 है, W2 W3 W4 सारे 0 इस क्लॉक पल्स के लिए। सॉरी, सो यहाँ से शुरू करें वापस। W1 W2 W3 W4 में अब अपने को ये चेक करना है कि y की वैल्यू 0 का है, यानी इस क्लॉक पल्स में y की वैल्यू 0 W1 में भी है, W2 में नहीं है, W3 और W4 में, यानी W2 तो सीन से हट गया, यानी W2 आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अगली क्लॉक पल्स आते हैं वो भी नेगेटिव ही, उसमें देखते हैं x1 क्या है। अब x1 है हाई 1 और x2 है 0, कोई बात नहीं। x1 हाई होने पर आउटपुट Q1 का तो आएगा 1 और Q2 का आएगा 0। अगेन 1 इंटू 0 एंड ऑपरेशन 0, तो y की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। अब देखिए इस क्लॉक पल्स तक कौन सी वाली W1 W3 और W4 में वैल्यू 0 है, तो W1 में यहाँ पे जाके 1 हो जाती है, तो W1 भी अपना कैंसिल हो गया। W3 में 0 बच रही है, W4 में हाई हो रही है, ये भी खत्म हो गया, यानी W3 इसका आंसर होगा। अपन और भी चेक कर लेते हैं, अगली क्लॉक पल्स पे देखते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट x1 हाई है और x2 0 है, तो ये तो सेम बात हो गई, आउटपुट 0 ही रहेगा अभी तक। W1 में भले ही 0 हो, W2 अब वैसे ही हाई हो रहा है, W3 अभी भी 0 है, यानी ये अपना पॉसिबल आंसर था। और W4 में 0 होने पर भी आगे एक और चेक कर लेते हैं, यानी W4 में भी 0 है और अपने W1 में भी 0 है, जो कि वैसे ही अपन ने पहले हटा दिया। लास्ट क्लॉक पर चेक कर लेते हैं, x1 हाई और x2 भी हाई, दोनों के आउटपुट हाई Q1 और Q2 के, और Q1 और Q2 दोनों ही एंड गेट के अंदर जाएंगे तो आउटपुट हाई देंगे। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में यानी लास्ट वाली क्लॉक पल्स में हाई वैल्यू W3 की सेटिस्फाई हो रही है, जो कि सारे कॉम्बिनेशंस के लिए सेट हो रही थी, तो W3 इज अवर आंसर। ठीक, तो इसको देखने के लिए हमेशा पहले ये चेक करिएगा कि क्लॉक पल्स कैसी है। अगर ये पॉजिटिव
क्लॉक पल्स है तो पॉजिटिव एज पे जाके अपने को देखना है कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट से ये एक और सवाल है, उसमें ये कहा है कि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं Q1 और Q2, उनके आउटपुट्स हैं और उनको इनिशियलाइज किया हुआ है 0 0 से, ठीक है। द सीक्वेंस जनरेटेड एट Q1 अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल। देखो पहले तो ये दोनों ही फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप, इनकी वर्किंग आपको पता ही होगी, मैं बता देता हूँ फिर भी। जे के फ्लिप फ्लॉप का सिंपल फंडा होता है ये आउटपुट, अगर आपके पास 0 0 इनपुट में है तो इसका आउटपुट वही रहेगा जो, हाँ, आपने 0 1 दिया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस आउटपुट ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जे। इफ यू आर गिविंग 1 0 एज द इनपुट, then the j is equals to 1, the output will be definitely 1. And if you are applying 1 1, then the previous output will be inverted, that is qn bar. तो jk फ्लिप फ्लॉप का ये फंडा रहता है कि 0 0 अप्लाई करने पर जो आउटपुट आपके पास प्रीवियसली स्टोर्ड है वही रहेगा, यानी qn। वो 0 1 करने पर कुछ भी आउटपुट हो वो 0 हो जाएगा, यानी j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1। अब j आपने 1 दिया, k की वैल्यू 0 दी, तो वो डेफिनेटली 1 हो जाएगा, प्रीवियस आउटपुट से या प्रेजेंट आउटपुट से कोई मतलब नहीं। और 1 1 देने पर जो भी पहले स्टोर्ड आउटपुट है या जो प्रेजेंट है उसका इन्वर्ट कर दे देगा, मतलब 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। ये सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप। अब बात ये हो रही है कि Q1 और Q2 को उन्होंने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 0 से, ठीक है। तो मैं ये चेक करता हूँ ये दोनों ही एक ही क्लॉक पल्स के साथ जा रही है, यानी दोनों के आउटपुट एक साथ चेंज होंगे, पहली बात तो ये क्लियर। और Q1 सीधा J2 से जुड़ा हुआ है, K2 जुड़ा हुआ है Q1 बार से, Q2 connected with K1 and Q2 bar is connected with J1। तो देखो अगर मैं J1 को लिखूं तो J1 तो है सीधा सीधा Q2 बार। सिमिलरली अगर मैं K1 की वैल्यू लिखूं वो है सीधी सीधी Q2। इसी तरह से J2 is nothing but Q1 and K2 is nothing but Q1 बार, ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट बनाना है इसमें, ताकि अपने को पता चले कि J1 और K1 की वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो प्रेजेंट स्टेट PS से शो कर देते हैं, यानी Q1 और Q2 को। फिर अपन शो कर देते हैं J और K की वैल्यूज को, यानी J1 K1 J2 और K2, ठीक। और उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट, दैट इज नथिंग बट Q1 प्लस एंड Q2 प्लस। कई किताबों में आपको Q1 T+1 यानी नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू होती है उसको शो करने का तरीका, अपन प्लस लिख देते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेट को शो करती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अब अगर मैं Q1 और Q2 को क्वेश्चन के हिसाब से शुरू करूं कि ये Q1 और Q2 को आपने इनिशियलाइज किया 0 0 से, ठीक है, सब कर दिया अपन ने। Q1 Q2 को 0 0 से इनिशियलाइज करने पर J1 K1 J2 K2 की वैल्यू क्या होती है वो भी पता चलेगी। तो ये कैसे पता चलेगी, तो अपन ने यहाँ पे बना ही दिया। जब Q1 और Q2 की वैल्यू 0 0 है तो J1 है Q2 बार, Q2 कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का बार यानी 1। K1 क्या हो जाएगा सिंपल Q2, J2 क्या है Q1 0 और K2 क्या है Q1 बार, Q1 बार कितना है, ठीक। J1 K1 का आउटपुट क्या होगा 1 0 से, 1 0 होने पर इधर टेबल पे ध्यान दीजिए, 1 0 होने पर इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस इनपुट ये 1 है तो 1 वो 1 हो जाएगा, और 0 है तो भी 1 हो जाएगा। तो 1 0 करने पर J1 की वैल्यू के हिसाब से ये 1 हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू जो कि J2 K2 की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, J2 K2 की वैल्यू 0 1 देने पर ऑब्वियसली कुछ भी इनपुट हो वो 0 हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट आई है दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस, ये अब प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी। तो मैं 1 0 के लिए प्रेजेंट स्टेट के लिए चेक करता हूँ कि नई वैल्यूज क्या है। J1 K1, J1 is Q2 bar, that is nothing but 1, K1 is Q2, that is directly 0,
J2 is Q1, okay, and K2 is Q1 bar, that is 0, Q1 का यानी 1 का। अगेन J1 K1 की वैल्यू, क्योंकि ये J1 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। सिमिलरली J2 K2 में भी 1 ही है तो कुछ भी इनपुट हो आउटपुट 1 आएगा। अब ये जो नेक्स्ट स्टेट थी वो अगली स्टेट में के लिए प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी, दैट इज 1 1। 1 1 होने पर वापस J1 K1 की वैल्यू सेट कर दें, दैट इज Q2 बार, दैट इज 0, K1 is Q2, K1 is Q2, that is 1, right? J2 is Q1, that is 1, और K2 is Q1 bar, that is 0। 0 1 होने पर क्या होता है, कुछ भी आउटपुट हो वो 0 हो जाता है, 0 कर दीजिए। 1 0 होने पर 1 हो जाता है। अब ये 0 1 प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी। 0 1 होने पर वापस चेक करते हैं, J1 क्या बन जाएगा, दैट इज Q2 बार, दैट इज 0, K1 is Q2 directly 0 1, J2 is Q1, that is 0, and K2 is Q1 bar, that is Q1 bar, that is 0 का 1, right? अब 0 1 0 1 होने पर दोनों आउटपुट अगेन 0 1 0 1 होने पर वो 0 हो जाएगी, 0 1 होने पर वो कुछ भी इनपुट हो 0। अब ये नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट, तो ये वापस ये वाली कंडीशन, इस तरह से साइकिल चलेगी। पूछा गया उन्होंने द सीक्वेंस जनरेटेड एट Q1 अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज, तो अब Q1 पे अपने को चेक कर लो कौन से स्टेट आ रही है, 0 1 1 0 0। अब ये ऑप्शन में कहाँ चेक हो रही है, बस वो आंसर हो गया अपना। तो 0 1 1 0 है क्या अपने, नहीं है। 0 1 देन 0 1 0, ये भी नहीं। 0 0 ये तो खत्म ही हो गया। देन लास्ट 0 1 1 0 0 एंड सो ऑन, द आंसर इज डी, 0 1 1 0 0। तो इस तरह से अगर आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप आता है तो बेसिक टेबल उसकी आप पता करके रखिए, ध्यान में रखिए, और उसकी वैल्यूज आउटपुट्स की इस तरह से चेंज करके देखिए कि वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, अगर Q1 के और J2 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होके कोई लॉजिक गेट के थ्रू होता, सपोज यहाँ पे मैंने कोई एंड गेट लगा दिया और Q1 को इसके साथ और यहाँ पे मैंने कोई 1 लिख दिया, सपोज 1, तो Q1 की वैल्यू को 1 के साथ एंड करके आपको J2 लिखना था, राइट? तो J2 अब Q1 डॉट 1 करके आंसर आता, तो Q1 की वैल्यू सपोज 0 है तो ये 0 इंटू 1 करके 0, या कुछ भी हो सकता था, इसको 1 नहीं लिख के आप ग्राउंड कर देते तो हमेशा ही 0 आता, या कुछ भी और गेट भी लग सकता था। तो कोई ना कोई कनेक्शन दे के आपको इसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती थी, ठीक? तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए J1 K1 J2 K2 की वैल्यूज निकालिए, उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेट निकालिए, वो फिर प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी। तो इस तरह से सीक्वेंस हो। थैंक यू।